अगर एग्जाम नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है तो क्या प्रिपरेशन डिले कर दोगे? टाइम जाया नहीं, यूटिलाइज करेंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जेआरएफ नेक्सस फेयर। माय सेल्फ शाहनबी और यूजीसी नेट जेआरएफ फैकल्टी फॉर कंप्यूटर साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम कवर करेंगे एडवांटेजेस, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस और उससे एसोसिएटेड सारे के सारे एप्लीकेशंस। एंड में मैं बता दूंगी कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को किस कीवर्ड से एसोसिएट कर लोगे तो याद हो जाएगा आपको। सो शुरू करते हैं। टाइप स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बोलूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो आप क्या बताओगे मुझे? हालांकि ये सारा बेसिक्स में ऑलरेडी कवर्ड है, बट एक छोटा सा जिससे स्टार्ट करेंगे। इफ आई से व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल भाषा में इंटरफेस है। इंटरफेस बिटवीन हुम, द यूजर एंड द हार्डवेयर। बेटा जी हार्डवेयर क्या हो गया आपका? नॉन टैंजिबल पार्ट। टच कर सकते हो पर उसको यूज नहीं कर सकते हो। यूज करने के लिए आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा आपका? वो सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम अगर देख सकते हैं तो ये है आपका हार्डवेयर, नॉन टैंजिबल पार्ट। मुझे किसको करना है? इसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक इंटरफेस बन जाएगा, और यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिनका मुझे यूज करना है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज कौन कर रहा है? मेरा यूजर। सो यूजर को क्या करना है? ये सारे प्रोग्राम्स यूटिलाइज करने हैं, और उन सारे प्रोग्राम्स को यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है, जो कि एक इंटरफेस है। किसके बीच में इंटरफेस है? इंटरफेस है हार्डवेयर के बीच में और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का मतलब समझ में आ रहा है? अगर बोलूं एक क्लास का बैच है, बैच का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुगेदर, क्लास का बैच बोला तो। वैसे ही अगर यहाँ पे जॉब्स की बात करेंगे, जॉब क्या होता है बेटा? जॉब या फिर प्रोसेस। इन दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। प्रोसेस मतलब कोई भी काम जो जाके सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल जो प्रोसेसेस या फिर मल्टीपल जो जॉब्स रहती हैं उनको एक साथ करके एक बैच में डाला जाता है। अब आप बोलोगे मैडम जी गलत बता रहे हो, यहाँ तो एक जॉब है उसके साथ एक बैच बना दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यू हैव मल्टीपल जॉब्स, है ना? एक जॉब बस नहीं, 3-4 जॉब हैं और 3-4 प्रोसेसेस हैं जिनको मिलाकर हमने एक बैच बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक रीड ऑपरेशन है और एक राइट ऑपरेशन है ना? ये दोनों ऑपरेशंस मुझे क्या करने हैं? ये जॉब 1 हो गई मेरी, ये जॉब 2 हो गई मेरी, और दोनों की दोनों चीजें सेम रिसोर्स को एक्सेस कर रही हैं। जब ये सेम रिसोर्स को एक्सेस कर रही हैं तो मैं इन दोनों का एक बैच बना सकती हूँ। ये हो गया मेरा बैच 1, है ना? इसी तरीके से हम मल्टीपल जॉब्स के बैच बनाते हैं और वो साथ में एग्जीक्यूट होने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है ये तो सही हो गया, हमें पता चल गया कि इतनी मल्टीपल जॉब्स हैं, एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इनको ध्यान देने की, एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ये ना बेटा हिस्ट्री में भी सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑब्वियसली जो चीज़ सबसे पहले आती है उसकी कुछ ना कुछ कमी खामी तो होती है, तभी दूसरी तीसरी चीज़ आती है। तो इसकी कमी खामी ये थी यहाँ पर दैट इट कॉजेस, पहली चीज तो वो कॉज करेगा स्टारवेशन। और यहाँ पे मैंने डिसएडवांटेज में भी लिखा होगा नो इंटरैक्शन, डिफिकल्टी और स्टारवेशन भी। स्टारवेशन क्या होता है कि अगर एक बैच इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ लॉन्ग प्रोसेसेस, तो जहाँ पे जॉब्स जो भी हैं वो सारी की सारी जॉब्स हैं, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट एग्जीक्यूटेड इन सीपीयू, देन अदर बैचेस हैव टू वेट। अगर मैंने इस बैच को एग्जीक्यूट करवाया और यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस थी वो काफ़ी लंबा टाइम ले रही हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, सो ऑल द अदर बैचेस का जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। सेकेंडरी चीज़ जो डिसएडवांटेज में यहाँ पे भी लिखी हुई है, यूजर इंटरैक्शन नहीं है किसी भी प्रकार का। व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं बोलती हूँ, अगर मेरा जो है कॉन्सेप्ट लेट सपोज से, है ना, जो कि होता भी है, सो यहाँ पे अगर क्लोज ऑपरेशन है और एक और मान लेते हैं ओपन ऑपरेशन है। ठीक है, ये सारी मेरी जॉब्स हो गई, ये सारी एक साथ एग्जीक्यूट होने जा रही है। एक और मान लेते हैं हम, सम ऑफ 2 नंबर्स की एक और जॉब है। ठीक है, ये सारी की सारी मैं आपको जॉब्स बता रही हूँ, J5।
अब इस जॉब कहाँ पे आ रही है, ये कहीं बीच में एसोसिएटेड है, इन सारी जॉब्स का एक बैच बना है और वो एक बैच एग्जीक्यूट हो रहा है। सम ऑफ टू नंबर्स के लिए मुझे इनपुट देना पड़ेगा ए और बी का। जब तक मेरे दो वेरिएबल्स एग्जीक्यूट होने के लिए जाएंगे नहीं, मुझे यहाँ पे इनपुट वैल्यू की नीड पड़ेगी। मी एज अ यूजर आई कैन नॉट गिव इनपुट इन बिटवीन, बीच में कहीं पर भी मैं इनपुट नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये सारी जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, एक बंडल में एक बैच में एग्जीक्यूट हो रही है। सो आई कैन नॉट मेडल विद दैट, आई कैन नॉट कम इन बिटवीन एंड गिव दिस वैल्यूज इनपुट एज ए एंड बी। तो ये जो दो वैल्यू हैं वो बीच में जाके मैं इनपुट नहीं दे सकती हूँ, तो किसी भी प्रकार का यूजर इंटरैक्शन नहीं है। सो आई वोंट बी एबल टू इंटरैक्ट इफ आई हैव गिवन अ जॉब विच रिक्वायर्स यूजर इंटरैक्शन, दैट कैन नॉट बी डन विद बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग के साथ ये पॉसिबल नहीं है। और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, डिफिकल्ट टू डिबग, सिमिलैरिटी, वही मैं बता रही हूँ, अगर किसी फाइल को क्लोज करने में दिक्कत है तो ये 5 चीजें एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, मैं कैसे पता लगाऊंगी। सिंपल एग्जांपल से समझो, एक बच्चे ने बदमाशी करी है, आई कैन गो, आई कैन चेक, अरे हाँ भाई ये बदमाश बच्चा, इसने बदमाशी करी, इसको सस्पेंड करेंगे। 5 लोगों ने सेम चीज वही करी है, whom will I check, किसको सस्पेंड कर दूं मैं जाके वहां पर, है ना। तो मेरे पास तो ये लाइबिलिटी नहीं बची कि मैं एक को उठा लूं, एक को सस्पेंड कर दूं, 5 के 5 में से पता नहीं किसने ये काम किया है। वही बात हो जाती है। अब यहाँ पे कोई भी फॉल्ट है तो मुझे नहीं पता ना कि कहाँ से फॉल्ट हुई है, बिकॉज एंटायर बैच इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, सो आई एम नॉट कंसर्न्ड कि वो पर्टिकुलर जॉब क्या कर रही है। दैट इज वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिबग, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ की गलती नहीं पता चलती है। इफ दिस ओनली क्लोज ऑपरेशन वॉज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, सिर्फ ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा होता, ओनली क्लोज ऑपरेशन, देन आई वुड हैव नोन। इफ इट वुड हैव बीन जस्ट क्लोज ऑपरेशन, सिर्फ क्लोज ऑपरेशन होता तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकती थी, है ना, मुझे पता चल जाता कि यहाँ पे दिक्कत है। बट नाउ सिंस इट्स एन एंटायर बैच, इट इज हार्ड फॉर मी टू एनालाइज ओके हाउ इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। इतनी बात समझ में आ गई। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन। बेटर यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रही है यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो, बेटर यूटिलाइजेशन की सारी जॉब्स हैं जहाँ पे मुझे कोई इंटरैक्शन नहीं चाहिए, मैंने एक साथ उनको एग्जीक्यूट होने के लिए भेज दिया, वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। जो सेम रिसोर्सेज है वही उन सब के लिए लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस फाइल में सम, रीड, क्लोज, ओपन, इन सब के लिए सेम ही रिसोर्स लग रहा है ना। आगे बढ़ते हुए, द प्रोसेसर रिड्यूस्ड आइडल टाइम, कि आपके सीपीयू को काफ़ी देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर सीपीयू को वो चीज़ एग्जीक्यूट करनी है तो बैच में सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए है, एंड वंस द बैच इज फिनिश अनदर बैच इज ऑलरेडी लोडेड इनटू योर मेमोरी टू गेट एग्जीक्यूटेड। मतलब सीपीयू इंतज़ार नहीं करेगा, काम तो सीपीयू को सारा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, with another type of operating system that is your, उससे भी पहले जान लेते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन क्या होते हैं, है ना। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज हो रहा है, बैंकिंग और गवर्नमेंट सेक्टर्स में। सबसे पुरानी चीज़ है, बैंकिंग और गवर्नमेंट सेक्टर ही यूज कर रहे हैं। अभी ये ऑफेंड नहीं होइएगा, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे तो जितना का जितना आपका डेटा था, सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक बार में भेज दिए एग्जीक्यूट होने के लिए, है ना। अब ये सारा एक बार में एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या मुझे बीच में किसी भी यूज़र इंटरैक्शन की ज़रूरत है, क्या मुझे फाइंड आउट करना है, नहीं, तो ये एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, समझे आप। आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशंस देख लिए इसके। नेक्स्ट इज योर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको नाम से पता चल रहा है कि जितने भी ये यूजर्स हैं, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम भी बोल सकते हैं या फिर इसको टाइम स्लाइस भी बोल सकते हो आप, दोनों नाम रख लो, टाइम क्वांटम, टाइम स्लाइस। मतलब ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम रहता है जो एक यूज़र को दिया जाता है। मैंने 4 बच्चे बैठा ले, मुझे मेरी नोट्स उनसे शेयर करनी थी, मैंने बोला कि एक काम करो बेटा, आप ना 5 मिनट के लिए मेरी नोट्स देख लेना, फिर दूसरे बच्चे को पास कर देना, 5 मिनट के लिए नोट्स देख लेना, वो फिर तीसरे बच्चे को पास कर लेना। मतलब करा क्या जा रहा है यहाँ पे, सेम रिसोर्स को हम मल्टीपल जगह पे मल्टीपल यूजर के लिए यूज कर रहे हैं। बट ऑल्सो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम इज अलॉटेड टू ईच एंड एवरी यूजर, कि हाँ अगर इस्तेमाल करना है तो इतनी ही देर तक करो, इससे आगे मत करना। सेम यहाँ पे अगर मैं टाइम स्लाइस बोल देती हूँ, मेरा मन है कि 3 यूनिट टाइम स्लाइस रख लिया जाए,
ठीक है, तो 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए द कमांड विल बी गिवन टू यूजर 3 फॉर 3 यूनिट्स ऑफ टाइम एंड देन द कमांड विल बी स्नैच्ड, कि कमांड जो है वो वापस ले ली जाएगी. देन CPU विल बी एलोकेटेड टू अनदर यूजर फॉर 3 यूनिट्स ऑफ टाइम, देन कमांड विल बी स्नैच्ड बैक. सिमिलरली यहाँ पे भी कमांड दोगे और वापस ले लोगे. तो सारे के सारे यूजर्स के साथ यही हो रहा है. एडवांटेज इसका ये हो सकता है कि हाँ, CPU आइडल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक यूज़र गया, दूसरा यूज़र आ गया, दूसरा यूज़र गया, तीसरा यूज़र आ गया. CPU यहाँ पे बिल्कुल भी आइडल नहीं है. इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी यूज़र की हर एक यूज़र क्या कर सकता है, उतने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए CPU ले सकता है एंड देन दैट विल बी अलॉटेड टू सम अदर यूज़र. सो सबको बराबर बराबर का वक्त मिल गया. अब डिसएडवांटेज क्या होगा इस बात का, कि अगर मान लिया जाए, दूसरे कलर का पेन लेंगे थोड़ा सा, वापस PPT पे चलते हुए, ये हम कर चुके हैं, हाँ जी. तो अब मैं समझा रही थी आपको कि इसके प्रॉपर डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं आपके. तो डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर मैंने एक प्रोसेस लिया है, ठीक है, ये मेरा प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस का कुछ पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ, मान लेती हूँ मैं यहाँ पे ये P1 प्रोसेस है, 3 यूनिट ऑफ टाइम कुड ओनली कंप्लीट दिस पोर्शन. अब इतना तो बचा हुआ है, फिर से ये अपनी बारी का इंतजार करेगा. देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम फिर कुछ और पोर्शन कंप्लीट होगा, फिर कुछ और पोर्शन कंप्लीट होगा. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट इफ अ प्रोसेस इज लेंदी, इफ अ प्रोसेस इज लॉन्ग, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में साइकिल्स लग जाते हैं, बिकॉज इट हैज़ टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी. उसको इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ता है कि कब जाके मुझे वापस से CPU मिलेगा और कब जाके मैं उसको यूटिलाइज करूँगा, है ना. वही लिखा हुआ है यहाँ पे. एडवांटेज क्या होगा, क्विक रिस्पॉन्स, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, है ना. फिर रिड्यूस्ड CPU आइडल टाइम, अभी बता दिया मैडम जी ने आपको कि हाँ भाई, यहाँ पे आइडल टाइम बहुत कम है, क्योंकि CPU खाली बैठ ही नहीं रहा है. जैसे ही एक यूज़र आया वो तुरंत चला गया, दूसरा यूज़र आया वो तुरंत चला गया. इसको बोलते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस. ठीक है. डिसएडवांटेज, रिलायबिलिटी इश्यूज थोड़े से कम हो जाते हैं सिंस यू आर स्विचिंग फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम. और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी की भी बात आती है, क्योंकि ये जो डेटा है वो यहाँ पे मेंटेन्ड है बट बार बार स्विच हो रहा है. सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज ऑफ योर डेटा मिसहैप. ठीक है जी. आगे बढ़ते हुए टू अनदर टाइप ऑफ, पहले इसके एप्लीकेशन देखते हैं. अच्छा, एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के. इसको हम यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने ये बोला कि मेरे को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना है और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए. तो इसका इस्तेमाल आप यूनिवर्सिटी कंप्यूटर लैब्स में कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो जहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ को एक ही जगह पे काम चाहिए, या फिर कॉलेजेस में, कंपनीज में, है ना, इन सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है. आगे बढ़ेंगे. अब हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है कि बिखरा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड, सबको मिल गया, है ना. तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो जाता है डेटा से, कि जो भी डेटा है यहाँ पर वो सारे सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर मैं बोलती हूँ कि ये कुछ D1 डेटा है यहाँ पर, वो सेम डेटा D1 सारी जगह पर मेंटेन्ड है. फोर systems having the same set of data. तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिडंडेंट. रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेसी होता है बेटा. सेम सेट ऑफ डेटा, ये होता है रिडंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. मतलब सेम डेटा सारे के सारे नोड्स में मेंटेन्ड है मेरे पास. ठीक है. अब इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि किसी भी तरीके का अगर मिसहैप हो जाता है, कैटास्ट्रोफ, एनी सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, तो उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ से डेटा चला भी गया तो कोई बात नहीं, इधर से ले लो, इस नोड से ले लो, इस नोड से ले लो, क्योंकि सारे नोड्स के पास सेम डेटा मेंटेन्ड है. पर डिसएडवांटेज क्या हो गया, सेम डेटा हर जगह पर हमने रखा हुआ है, तो इससे स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए पड़ेगी. और सेकेंड काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, वो होता है डिफरेंट. ठीक है, डिफरेंट. अब मैं बोल रही हूँ कि भाई मुझे सेम डेटा नहीं रखना है, उसमें मेरा स्टोरेज बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अब मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अलग अलग डेटा रख दूंगी. यहाँ पे D1 रख दिया,
यहाँ पे D2 रख दिया, यहाँ पे D3 रख दिया, यहाँ पे D4 रख दिया। जो मेरे रिडंडेंट का एडवांटेज था वो मेरे डिफरेंट का डिसएडवांटेज बन गया, क्योंकि अब अगर किसी भी तरीके का डैमेज होता है टू अ पर्टिकुलर नोड, देन डेटा रिस्टोरेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। वापस से डेटा का बैकअप नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज ये हो गया कि चलो ठीक है, अगर मेरे पास डेटा D2, D3 और D4 की नीड है तो सारा का सारा डेटा हर जगह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा की हो सकती है शेयरिंग। सो यहाँ पे डेटा शेयरिंग पॉसिबल है, तो एक ही नोड में वही सेम डेटा मेंटेन करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, वही एडवांटेज, रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है। लोड बैलेंसिंग, वही बताया, एक चीज़ एक जगह ना रख के मल्टीपल जगह पर रख दी गई है ताकि उसको लिया जा सके, एक्सेस कर सके। स्केलेबिलिटी ऑफ डेटा, ज़्यादा डेटा कम डेटा मैनेज हो सकता है। डिसएडवांटेज, ये एक्सपेंसिव रहते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं रहते हैं सिस्टम ज़्यादा कुछ। और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इश्यूज, सिंस एक ही सेंट्रल चैनल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी इश्यूज तो होंगे, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, बट कम्युनिकेशन चैनल तो मेरा सेम है ना जी, तो सिक्योरिटी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ योर डेटा। आगे बढ़ते हुए कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इन सिस्टम को, हम इन सिस्टम को यूज़ करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? वो होते हैं हमारे रिमोट सर्वर्स जहाँ पे हम अपना डेटा मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने लोकल रिपोजिटरी पे डेटा मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो भी हार्डवेयर के ऊपर हार्डवेयर खरीदते रहो ताकि आप मैनेज कर सको उस डेटा को। नहीं, आप वो डेटा कहीं और मेंटेन कर लो, है ना। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग योर डेटा सेफ, और वहीं से अगर आपको शेयर करना है, इस क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका गूगल ड्राइव है ना। जो भी डेटा आपने मेंटेन किया हुआ है शेयर कर सकते हो किसी से भी, लिंक आपका है, लिंक आपने डाल दिया, दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन। तो डेटा शेयरिंग कर रहे हो, डेटा मेंटेन कर रहे हो, ये क्या है, एक तरीके का क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट ही है। आगे बढ़ते हुए टू नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज योर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो मैं हर बार देती हूँ कि अगर 10 बच्चे हैं मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में, मेरी यूनिवर्सिटी में, उन 10 बच्चों को सेम जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ करना है, आई मीन टू से सेम प्रिंटर यूज़ करना है, 10 बच्चों को सेम चीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इट हैज़ टू कीप अ व्यू दैट उन 10 बच्चों के बीच में जब ये शेयर हो रहा है, सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द प्रिंटर। सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिल जाए और कोई भी केओस ना हो जब उसकी शेयरिंग हो रही है। इसका लेक्चर लिया है मैंने कि अगर किसी सिस्टम को कम्युनिकेट करना है, मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने बोला है दैट इफ अ सिस्टम वांट्स टू कम्युनिकेट, उसके पास होना चाहिए NIC कार्ड, दैट इज योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जब तक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है सिस्टम के पास, तब तक वो कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकता है। इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ आ जाती है आपका मैक एड्रेस, जो कि आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है, जिसके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। और आपके पास आता है पोर्ट नंबर, जो कि राउटर्स वगैरह एक डिवाइस मेंटेन करता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इसमें भी 2 काइंड्स ऑफ सिस्टम आ जाते हैं, 2 काइंड्स ऑफ सिस्टम। बोलेंगे मैम कौन सी इंग्लिश बोल रहे हो आप? ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ सिस्टम। पहला होता है पीयर टू पीयर, और दूसरे तरीके का जो सिस्टम होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर, है ना। जो ये डायग्राम बना हुआ है, बताओ ये किसका डायग्राम है? ये है क्लाइंट सर्वर का डायग्राम, है ना, क्योंकि ये आपका सेंट्रल सर्वर है और ये सारे के सारे जो एजेंट्स हैं वो आपके क्लाइंट्स हैं। तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? ओनली थ्रू अ सेंट्रल सर्वर। एक ही इस सेंट्रल सर्वर की वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। दूसरे तरीके का होता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, कि ठीक है भाई मास्टर जी से तो बात कर ली, अब आपस में भी बात कर लेते हैं। सो व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट्स, दैट इज योर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, कि अब जब आपस में भी बातचीत पॉसिबल हो पा रही है सिर्फ मास्टर जी को छोड़कर, तो ये हो गया हमारा क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर। समझ में आ गई इतनी बात?
देखते हैं इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। पहला मैंने बता दिया सेंट्रल एक्सेस, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आपको पता चल गया कि देयर इज अ सेंट्रल एक्सेस एंड वेयर दिस ओनली देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हुए स्केलेबिलिटी, हाँ भाई बहुत सारा डेटा मैनेज हो सकता है। सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे उतना नहीं आएगा। सिक्योरिटी किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हो सकता है, आगे पढ़ेंगे बताएंगे। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिपेंडेंसी ऑन अ सेंट्रल सर्वर। ऑफ कोर्स जब आपके पास एक सेंट्रल सर्वर है तो जितना भी कम्युनिकेशन है सारा का सारा इसी के थ्रू पॉसिबल है। What if your central server fails? अब हमारे पास ये तो है ही नहीं, so all these systems have to wait until your central server is fixed. जब तक आपका central server fix नहीं होता है तब तक कोई भी communication possible ही नहीं है, ठीक है। Complex maintenance वही, इसी वजह से central server की वजह से ही complex maintenance होती है। तो क्या peer to peer में भी complex maintenance होगी? कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। ओके बढ़ते हुए इसके एप्लीकेशन की तरफ, कहाँ होता है इसका एप्लीकेशन? इसका एप्लीकेशन हम ऑफिस और स्कूल नेटवर्क्स में भी कर सकते हैं। वही एग्जांपल दिया मैंने, सेम प्रिंटर है, सारे ऑफिस को वही यूज़ करना है। अब गरीब स्कूल जहाँ होते हैं एक ही प्रिंटर है, एक ही सिस्टम है, उसी में मास्टर जी को भी मैनेज करना है, स्टूडेंट को भी मैनेज करना है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर बढ़िया है कि सबको एक जैसा अलॉट कर दो एंड सुपरवाइज कर लो कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे to next kind of operating system, real time operating system। सबसे पहली बात रियल टाइम ऑपरेटिंग की सिस्टम की, देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर, कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर किसी भी प्रकार का नहीं होता है। आगे बढ़ गए क्या हम रियल टाइम में? चलो पीछे चलते हैं। हाँ तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर नहीं होता है कि एक जनरलाइज्ड, यहाँ पे भी देख रहे होगे कस्टम हार्डवेयर लिखा हुआ है कि मतलब अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर लीजिए जो भी आपकी नीड है। अब ये तो जान लिए कि चलो ठीक है इसका आर्किटेक्चर नहीं होता, पर मैडम जी बता भी तो दो होता क्या है ये। सो रियल टाइम वो देखा है, मैच चल रहा है आपका और आपके टीवी पे वही मैच दिख रहा है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ये सारी जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो चीज़ एट द सेम टाइम चल रही है वही चीज़ आप तक ब्रॉडकास्ट हो रही है। स्प्लिट सेकेंड्स का भी वहाँ पे डीले नहीं है। जैसे चल रहा है कोई मैच, आपके पास वही विकेट आ रहा है, वही सेम बॉल पे छक्का वहाँ पे भी लगा, आपके टीवी पे भी लग गया तो बढ़िया है ना। तो उसको अपन बोल देंगे हार्ड। अब बोल रहे हो हार्ड क्या होता है? हार्ड एंड सॉफ्ट आर द टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे मुझे पता है कि एक भी गैप नहीं है, अगर वहाँ पे भी छक्का लगा यहाँ पे भी छक्का लगा है, किसमें? क्रिकेट में, है ना। तो वो हो गया आपका हार्ड काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच मीन्स दैट देयर इज नॉट इवन अ स्प्लिट सेकेंड ऑफ गैप। सॉफ्ट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जहाँ पे हम लाइबिलिटीज़ ले सकते हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग में या फिर किसी भी तरीके के इवेंट में, कि अगर वहाँ पे कोई और चीज़ हो रही है तो वो थोड़ा सा डीलेड होकर आपके पास भी पहुँच सकती है। तो सॉफ्ट में डीले एक्नॉलेज है, हार्ड में डीले एक्नॉलेज नहीं है। आर्किटेक्चर भी देख सकते हो, एप्लीकेशंस हैं और एक कर्नल है। कर्नल क्या होता है? हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये सारे के सारे एसेंशियल चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। समझ गए यहाँ पे कि ये क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट आउटपुट, कंसिस्टेंसी ही तो इसका काम है, क्योंकि हर बार उसको उसी सेकेंड पे वही चीज़ ब्रॉडकास्ट करवानी है जो यहाँ पे हो रही है। मतलब वो काम जिसमें रियल टाइम एनालिसिस और उसी टाइम पर वो चीज़ ख़त्म होने की कॉन्स्ट्रेंट होती है, वहाँ पर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। रिलायबिलिटी होती है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है डीले नहीं होना है, जो चीज़ वहाँ पे चल रही है हमारे पास ही वही सेम चीज़ पहुँच जाएगी, या फिर अगर कोई और नीड के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ दी सेम। देन टाइम बाउंडेडनेस होती है, वो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही है। टाइम बाउंडेड ऑपरेशन होते हैं। डिसएडवांटेजेस, काफ़ी लिमिटेड टास्क परफॉर्म कर पाता है, बहुत वाइड कॉर्पस, बहुत वाइड डोमेन नहीं है इसका। ओके आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंसिव होते हैं सिस्टम, ऑफ कोर्स अगर आप बिल्कुल टाइम स्प्लिट सेकंड वाले टाइम, जो बार बार शब्द यूज़ कर रही हूँ ना स्प्लिट सेकंड, मतलब इतनी सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसको।
इसको यूज़ कर सकते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम्स में जहाँ पे मिशन क्रिटिकल रहता है, लाइक एग्जांपल एयरप्लेन फ्लाइट कंट्रोल। तो वहाँ पर तो हमें पता है ना कि ये टाइम पर मुझे इस चीज़ की नीड है, तो वो उतने ही वक्त पर आ जाना चाहिए। एंड एंटी लॉक बार्किंग सिस्टम्स, ये सारे आपके एप्लीकेशंस हो जाते हैं। और एप्लीकेशन ले लोगे तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ये सारे के सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस हैं। फिर आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। 3 चीज़ जहाँ पे बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, इस पे मैंने शॉर्ट भी बना रखा है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, तीनों का अभी आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा खत्म कर देंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, उससे भी पहले प्रोग्राम्स क्या होते हैं। जो भी कोड आपने दिया है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो आपका प्रोग्राम है। जब वो मेन मेमोरी पे चला गया, अब एग्जीक्यूट होगा, वो आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं, ये इस टेबल पे ध्यान दो, ये हो गई मेरी मेन मेमोरी। Let's suppose say that job A went for execution. Job A एग्जीक्यूशन के लिए जा रही है और इसमें कोई भी सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट आ जाता है। अब इंटरप्ट कैसा हो सकता है, या तो मेरी जॉब को प्रिंटर की नीड है, एग्जाम्पल ले ले कि चलो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की कमी है तो जॉब रुक गई, या फिर अगर कोई हायर प्रायोरिटी जॉब आ जाती है। हायर प्रायोरिटी जॉब मतलब कोई भी सिस्टम जॉब आ गई कि पहले सिस्टम का काम करोगे, उसके बाद ही यूज़र का काम होगा। तो इन दोनों कंडीशन पे इस जॉब को हटा दिया जाता है। तो अब क्या करें, CPU आइडल तो रह नहीं सकता। अगर CPU आइडल रह गया तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे सिस्टम के लिए, क्योंकि एफिशिएंसी इज व्हाट वी वांट नाउअडेज फॉर द एवोल्यूशनरी सिस्टम्स। जो भी सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें एफिशिएंसी तो मेन क्राइटेरिया है भाई। तो अब क्या करेंगे अगर ये जॉब्स नहीं होती तो, दैट इज वाई वी लोड मल्टीपल जॉब्स इन द मेमोरी। तभी वहां से नाम आया मल्टीपल प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर ये जॉब्स मल्टीपल लोड है यहाँ पे, तो इस जॉब के ना चलने पर यू कैन लोड अनदर जॉब टू द CPU। सिमिलरली यू कैन लोड अनदर जॉब टू द CPU अगर उसको कुछ हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। एडवांटेजेस, एफिशिएंट CPU यूज, ऑफ कोर्स एफिशिएंट CPU यूज, क्योंकि CPU यहाँ पे आइडल नहीं बैठेगा और जैसे ही एक जॉब काम नहीं कर रही है, दूसरी तीसरी जॉब एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाएगी। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। हम इसके लिए ना पूरे प्रॉपर एल्गोरिथम्स होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये सारे के सारे एल्गोरिथम्स हम डिटेल में पढ़ेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए टू द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सबसे पहला एप्लीकेशन अर्ली मेन फ्रेम्स और लार्ज सिस्टम्स में, या फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो बैच जॉब शेड्यूलिंग में। बैच जॉब शेड्यूलिंग में क्यों यूज़ हो सकता है, मल्टीपल जॉब्स लोड कर रहे हो वहाँ पे सिस्टम पे, तो जहाँ पे भी आप मल्टीपल जॉब्स को लोड कर रहे हो वहाँ इसका इस्तेमाल हो जाना है। आगे बढ़ेंगे टू अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ योर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन बोला जाता है। अब एप्लीकेशन कैसे, मैंने वहाँ पे बोल दिया कि आपने मल्टीपल जॉब्स मेन मेमोरी पे लोड करी हुई हैं, चलो ठीक है, या आपने मान लिया कि मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो मेरी मेन मेमोरी पे लोडेड है, P1, P2, P3, P4, ये सारी की सारी आपकी मेन मेमोरी पे लोडेड है। प्रैक्टिकली ये चीज़ मुझे कैसी दिखेगी, आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी, आपके पीसी की मेन मेमोरी क्या होती है, इट इज द मोस्ट एग्जीक्यूटेबल टास्क। ऑल दोज जॉब्स विच यू हैव फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड कंपोज ऑफ योर मेन मेमोरी। वो सारी की सारी जॉब्स जो आपने अभी रिसेंटली चलाई हैं वो आपकी मेन मेमोरी को कंपोज करती हैं। तो जब आपके पीसी में टैब्स ओपन होते हैं, जैसे एक वर्ड का टैब ओपन है, साथ में हमने वेब ब्राउज़र भी ओपन कर रखा है, साथ में ईमेल भी ओपन कर रखा है, तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग ही तो कर रहे हो। एक जगह पर अपनी मेन मेमोरी में इतने सारे टैब्स खोल के रखें और फिर कोई भी टैब है उसको ले जाकर एग्जीक्यूट करवा दो, है ना। क्रोम खोल के रखा है, क्रोम में यूट्यूब चल रहा है, वर्ड खोल के रखा है, उसमें फाइल एडिट हो रही है, ईमेल खोल के रखा है, उसमें ड्राफ्टिंग चल रही है, एंड यू कैन स्विच टू एनी ऑफ योर टैब्स एंड वर्क इन देम। तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो हो गया इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ऑफ कोर्स इतने सारे काम एक साथ कर रहे हो, मल्टीटास्किंग, हमेशा जब ज़्यादा काम एक साथ कर लो तो प्रोडक्टिविटी भी होती है, पर ज़्यादा काम एक साथ ना करते बने तो फिर ओवर रेटिंग हो जाती है,
ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। फिर बेटर रिसोर्स यूज, इतने सारे रिसोर्सेज, अगर मैंने बोला मेरी 2 फाइलें, दोनों जगह पे ईमेल खोल कर रखा हुआ है आपने, तो क्या हो जाएगा कि सेम चीज ही तो यूज कर रहा है वो, यहाँ पे भी सेम चीज यूज कर रहा है, यहाँ पे भी सेम रिसोर्स का यूज कर रहा है, तो रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन की तरफ। तो कहाँ पे यूज कर सकते हो आप, अभी बता दिया आपको एग्जाम्पल कि आपका ब्राउजर भी खुला हुआ है, वर्ड भी खुला हुआ है, मल्टीपल फाइल साइमल्टेनियसली खुली हुई हैं, तो ये क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया इसका। आगे बढ़ेंगे टू अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, सीपीयू प्रोसेसर। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर की यूज कर रही हूँ तो ये हो जाएगा मेरा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक प्रोसेसर ये यहाँ पर है, दूसरा प्रोसेसर ये यहाँ पर यूज कर रखा है, और n नंबर ऑफ प्रोसेसेस का यूजेज करा है हमने, और सबके पास अपना खुद का रजिस्टर, अपना खुद का कैश है। रजिस्टर्स आर द मोस्ट क्लोजेस्ट इन द मेमोरी हायरार्की टू योर सीपीयू। मेमोरी हायरार्की जब ड्रॉ करते हो सबसे पहले आता है रजिस्टर, फिर कैश, फिर मेन मेमोरी, उसके बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी, फिर आपके ऑप्टिकल डिवाइसेस जो जो वहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहला रजिस्टर आता है, ये कुछ यूनिट्स ऑफ डेटा को कैरी करता है और सबसे फास्ट प्रोसेसिंग करके देता है ये। ठीक है, तो हर एक प्रोसेसर की अपनी अपनी रजिस्टर, अपना अपना कैश होता है, और कैश ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। फिर आप बोलोगे मैम मेन मेमोरी ऑल्सो कंसिस्ट मोस्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, पर कैश के साथ ये थोड़ा कम पोर्शन में होता है, ताकि सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी से सारी चीज़ें फेच ना करनी पड़े, वो जाके सीधे कैश से फेच करवा लेगा। एडवांटेजेस क्या होंगे, फास्टर प्रोसेसिंग। अब एक चीज़ को सिर्फ एक सीपीयू ना करके मल्टीपल सीपीयू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी काम है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इंक्रीज रिलायबिलिटी, इसको बोलते हैं रॉबस्टनेस भी बोलते हैं, रॉबस्टनेस या फिर फॉल्ट टॉलरेंस, दोनों बोल लो इसको। ठीक है, कि अगर मेरा एक सिस्टम फेल हो गया कोई बात नहीं, 2 सिस्टम 3 सिस्टम और भी सिस्टम है जिनसे ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ पे हाई कॉम्पिटिशनल पर्पसेस रहते हैं, बहुत सारी हमारी कॉम्पिटिशन्स रहती है, उस जगहों पर इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, डिसएडवांटेज क्या, वही मैंने बताया, फॉल्ट टॉलरेंस। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव, यार इतने सारे सीपीयू लगा रहे हो, एक सीपीयू इतना महंगा पड़ जाता है, तो मल्टीपल प्रोसेसर्स तो महंगे पड़ेंगे ही। नीड मोर मेमोरी, इनको रखने के लिए मेमोरी की आवश्यकता भी तो ज़्यादा पड़ेगी, नीड भी तो ज़्यादा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू दी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ पर है, वेदर फोरकास्टिंग पे कर लो, या फिर जीनोमिक रिसर्च। जीनोमिक रिसर्च मतलब जीन्स की जो रिसर्च होती है। अब जीन्स के कितने सारे पैटर्न होते हैं, वैसा कुछ पैटर्न रहता है ना, बायो वाले क्रिटिसाइज करेंगे मुझे, ऐसा कुछ जो पैटर्न रहता है जीन का, जिसको हम एनालाइज करते हैं, डीएनए एंड ऑल, तो जीनोमिक रिसर्च में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा होता है, इनॉर्मस एंड पूरा बहुत सारा डेटा होता है। नेक्स्ट टू एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, वो देखा है, गोल सा जो वैक्यूम क्लीनर आता है जो खुद से सारी क्लीनिंग कर लेता है, बिकॉज दिस डिवाइस नोज वेयर टू टेक अ टर्न फ्रॉम। अगर उसने कोई ऑब्जेक्ट सेंस कर लिया है तो वहाँ से मुड़ जाता है। तो इस तरीके के डिवाइस, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बुद्धू डिवाइस को बुद्धिमान बनाने की जो प्रक्रिया रहती है उसको मैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलती हूँ। लाइक ये जो डिवाइस था वैक्यूम क्लीनर, मैनुअली वी कुड हैव ऑपरेटेड इट, बट व्हाट वी हैव डन, हमने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, तो अब ये क्या कर रहा है, खुद से काम कर सकता है, खुद से कर सकता है सारी चीज़ों का। वैसे ही हमारे पास स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं जो सेंस करके खुद ही कपड़े धुल देंगी, खुद ही निकाल देंगी, आप सब कुछ कर लेंगे, बस ले जाके फैला देना है आपको, है ना। कुछ दिनों में तो ये भी आ जाएगा, कोई फैला के भी दे देगा। सो दीज आर यूज्ड इन IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस जो नॉर्मली तो बढ़िया काम कर रहे थे, पर हमने उनमें बुद्धि डालने की थोड़ी सी कोशिश करी, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, जिससे दे आर वर्किंग बेटर नाउ। ये आपके नॉर्मल डिवाइसेस से थोड़े से महंगे हो जाते हैं, बट दे वर्क वेल। जैसे कि गेम्स में यूज़ कर लेते हो इसको, वॉशिंग मशीन में यूज़ कर लेते हो, टोस्टर में यूज़ कर लेते हो, तो इन सारी जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके, सबसे पहला एडवांटेज, लो रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और ये आपके काम हो जाते हैं। लो रिसोर्सेज कंजम्पशन, फास्ट एंड रिलायबल। वही वॉशिंग मशीन जिसमें आपको सेमी ऑटोमेटिक जो थी आपकी, आपको जाके पहले उसमें कपड़े डालने पड़ रहे थे, फिर ड्रायर में डालने थे, फिर हटाने थे, अब वो वॉशिंग मशीन सीधे सिर्फ बटन दबाओ, वो धुल भी देगी, सुखा भी देगी, सब कुछ कर लेगी।
डिसएडवांटेज, नॉट फ्लेक्सिबल। और क्या ही कर लोगे वॉशिंग मशीन में, कपड़े धुलने और सुखाने ही तो है, उसके बाद भी और कोई काम है क्या? नहीं। सो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इन दैट टर्म्स कि ये हो गया, अब इसके बाद और ज़्यादा उसमें वैरायटी नहीं है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी, वही जो मैं बता रही थी। और हार्ड टू अपग्रेड कि अगर मुझे पता है कि एक वैक्यूम क्लीनर का काम सिर्फ सफाई करना है ना, एंड आई नो दैट ओके इट विल सेंस सम मूवमेंट्स, इट विल टर्न फ्रॉम देयर, इट कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर, इट विल सेंस अ पर्सन, सो इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, ये सारा कुछ करवा दिया। अब और कितना इनोवेटिव कर लोगे वॉशिंग मशीन को या फिर आप वैक्यूम क्लीनर को। ठीक है, मूविंग ऑन टू इट्स एप्लीकेशन, सारे के सारे एप्लीकेशन अभी बता दिए, ATM, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। अब आ जाते हैं कीवर्ड एसोसिएशन पे, है ना, कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में हम जोड़ते हैं कीवर्ड ताकि हमको ये याद हो जाए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जॉब शेड्यूलिंग कर रहे थे आप यहाँ पे, है ना, जो मल्टीपल जो सारी की सारी जॉब्स थी उनको लोड करके उनका एक बैच बना रहे थे, तो ये आपका क्या हो गया? जॉब शेड्यूलिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ भाई हमारे पास मल्टीपल यूजर्स थे, उन मल्टीपल यूजर्स को हम एक CPU दे रहे थे और उनसे कमांड स्नैच कर रहे थे। मैंने वही वर्ड जो आपको बताया था, टाइम स्लाइस कर रहा है, या फिर वो टाइम क्वांटम, मतलब एक टाइम दे दिया है, उस टाइम पर आपको अपना टास्क एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमको डायग्राम याद है, रिसोर्स की शेयरिंग हो रही थी, दो तरीके के भी बताए थे, एक बताया था रिडंडेंट और एक बताया था डिफरेंट, यहाँ पे कॉपी होती है डेटा की और यहाँ पे अलग अलग डेटा होता है। सो क्या कर रहे थे वहाँ पे हम, मेन नीड क्या थी? रिसोर्स शेयरिंग की नीड थी। फिर आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि टाइम बाउंड होते हैं, एम्बेडेड शब्द को यहाँ से हटा दिया जाए। टाइम बाउंड होते हैं कि उस पर्टिकुलर सेकेंड ऑफ टाइम में जो भी चीज़ चल रही है वो वैसी की वैसी पहुँच जानी चाहिए। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मेरा एप्लीकेशन था मल्टी प्रोग्रामिंग का, इसमें क्या कर रहे थे? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आ गया नया शब्द। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है स्विचिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करना, प्रोसेस में स्विच करना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसको इस नाम से याद रखोगे और पूछ भी सकते हैं व्हाट कैन बी द अनदर नेम फॉर मल्टीटास्किंग। 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को आपने सही मार्क कर दिया। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जहां पे रिसोर्स एलोकेशन किया जा रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग, इसका एप्लीकेशन ये था मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कर रहा है? एफिशिएंट CPU यूज, क्योंकि आपने अपनी मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेसेस लोड कर दिए हैं, तो अगर एक भी प्रोसेस फेल होता है तो कोई दूसरा प्रोसेस जाके CPU में एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल से याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे, सरकारी स्कूल, एक ही CPU यूज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब पैरेलल में बहुत सारे CPU चलवा रहे हो और वही सेम मल्टीपल CPU लिखा आ गया, पैरेलल भी याद रखो इसके लिए। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। तो ऐसे कर करके आप कीवर्ड से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एसोसिएट कर सकते हो, सो यू विल रिमेंबर देम। होपफुली ये स्लाइड हेल्पफुल रही होगी। तो इसी प्रकार आई वुड लाइक टू वाइंड अप माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बट इससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मल्टी यूजर और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिमिलैरिटी क्या होती है, या डिफरेंस तो कोई भी बता देगा, मुझे सिमिलैरिटी बताना एक। ये मत बोल देना कि मैम वो भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, ये भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, सिमिलैरिटी बताइएगा इसमें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड होपफुली ऐसी ही सीरीज आती रहेगी जहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे एंड यू विल बी हैप्पी टू लर्न इट। थैंक यू सो मच।